Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 नवंबर 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीखेंगे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने बताया कि साल 2021 के शुरुआती 6 महीने के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ नजर आया। मैं आपको समझाऊंगा रेफ्यूजी क्या होता है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या है, भारत के अंदर क्या सिचुएशन है। तो बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, पॉसिबिलिटी है कि इस टॉपिक को लेकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है तो उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कहूंगा, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की चर्चा की गई है। इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बातचीत भी करी है, मीटिंग बैठाई है, तो डिस्कशन करेंगे क्रिप्टो करेंसी आखिरकार क्या होती है, कैसे इसको जनरेट किया जाता है, किस प्रकार से ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक आर्टिकल में यहां पर कवर कर दी जाएगी। प्लस यहां पर और भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा क्या फायदे हैं क्रिप्टो करेंसी के, प्लस यहां पर जो रेगुलेट करने की बातचीत की गई है वो क्यों करने की बातचीत की गई है, क्योंकि यहां पर क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान भी हैं। सारी चीजें आप लोग को यहां पर मिलने वाली है, नोट्स वगैरह अपने आप प्रिपेयर करते हुए चलना। उसके बाद एक एक्सरसाइज चर्चा में जिसका नाम है सिटमैक्स 2021, डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, भारत के साथ कौन कौन सी कंट्रीज मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल है, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डायबिटीज और कोविड-19 के रिलेशन को। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको डायबिटीज के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारी फैक्ट्स बताने वाला हूं। आज के टाइम पर जो हमारे भारत की पॉपुलेशन है या फिर आप कह सकते हो दुनिया भर की पॉपुलेशन है, आने वाले टाइम पर बहुत बुरी तरह से सफर करने वाली है डायबिटीज से। तो डायबिटीज क्या होती है, टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जितनी भी हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब कुछ इस आर्टिकल में कवर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर चर्चा में है, इसको रीओपन करने की चर्चा की गई तो यहां पर डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या है करतारपुर कॉरिडोर। इसके बारे में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर उस न्यूज़पेपर को नहीं देखते हैं, डायरेक्टली डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बताऊंगा करतारपुर कॉरिडोर के बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है जहां पर वेदर फोरकास्टिंग की चर्चा की गई, क्या बेनिफिट हो सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग के। देखो, क्योंकि अभी हमने देखा है एक जगह ट्रैकिंग पर बहुत सारे लोग गए थे, लगभग 21 लोग ट्रैकिंग पर गए थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। अगर यहां पर वेदर फोरकास्टिंग का अच्छे से यूज किया जाता तो हम लोग उनकी जान बचा पाते। तो वेदर फोरकास्टिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कैसे वो हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मतलब ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल जबरदस्त हैं। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीजों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यहां तक पहुंच गए हो तो हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक छोटा सा सपोर्ट आपके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है। तो अगेन आज का टारगेट हमेशा की तरह रख रखा है कि 1000 प्लस लाइक्स आपको पहुंचाने हैं, जैसा आप लोग डेली बेसिस पर करके दिखाते हो। फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि यहां पर इस वीडियो की खास बात यह है कि हम लोग करंट इश्यूज को तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के करंट अफेयर का रिवीजन भी करते हैं कि कल हमने जो जो डिस्कशन किया था वो उसका हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में कल हमने बातचीत की थी बेलारूस और पोलैंड के क्राइसिस के बारे में। दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर काफी बड़ा विवाद चल रहा है। बेलारूस की तरफ से जो इनके हिस्से वाला बॉर्डर है वहां पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जाकर बैठे हुए हैं और वो माइग्रेंट वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पर बॉर्डर पर काफी बवाल क्रिएट कर रहे हैं, बॉर्डर को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनको यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री मिले। लेकिन पोलैंड यहां पर नहीं चाहता है इन लोगों को एंट्री देना, इस वजह से यहां पर ये क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। और आज के टाइम पर रशिया जो है वो बेलारूस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये सब चीजें मैं कल काफी डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन छोटा सा आप लोगों से यहां पर यह बनता है कि इन दोनों कंट्रीज में से बेलारूस पोलैंड में से कौन सी कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी के ऊपर काम चल रहा है, मतलब इस बॉडी को बनाने की चर्चा की गई है। नाउ इस बॉडी का मेन मकसद क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है।
तीसरा आर्टिकल हमने डिस्कशन किया था, आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लॉन्च किया है, तो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का क्या फ़ायदा होने वाला है और कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है। देन नोरो वायरस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि जो ये नोरो वायरस है इसको लेकर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर, और ये कौन से एरिया को, कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। देन उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कशन किया था कि जो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, दोनों का जो चीफ होता है, दोनों के जो डायरेक्टर होते हैं, उनका जो टेन्योर हुआ करता था 2 साल का, उस टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताना यह है कि वो कितने साल का कर दिया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था केसर ए हिंद बटरफ्लाई के बारे में। तो एक केसर ए हिंद बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश की एक स्टेट बटरफ्लाई को एक तरीके से यहाँ पर उसको स्टेट बटरफ्लाई बना दिया गया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद ये भी बताना कि केसर इन जो ये बटरफ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये वाला आपको आंसर बताना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हो और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल्स की। सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस का है और आईआर आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर है। सबसे पहले आर्टिकल में हम समझेंगे आखिरकार इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, कुछ वहाँ की ये इमेजेस आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, डाउन टू अर्थ की मैगजीन से लिया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है और यहाँ पर उस रिपोर्ट का नाम है मिड ईयर ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को लाया गया है किसके थ्रू, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जिसको हम लोग यूएनएचसीआर बोलते हैं। तो इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और इन्होंने बताया कि लगभग 51 मिलियन के आसपास जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया गया है 33 कंट्रीज के अंदर। कब, साल 2021 के अंदर। मतलब ये जो साल 2021 के इसके शुरुआती 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक आप कह सकते हो, इन शुरुआती 6 महीने के अंदर इन 33 कंट्री के अंदर जो वायलेंस है, जो यहाँ पे विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, इनके कंट्री के अंदर खुद के कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से जो आम नागरिक है उनको परेशानी हुई है। लगभग 51 मिलियन है जिनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिनको फोर्सफुली उनके घर से निकाला गया, दूसरी जगह पर उनको भेजा गया है, ठीक है। दूसरे कंट्री में नहीं, उसी कंट्री में दूसरी जगह पर भेजा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा देखने को मिला। अब इसके पीछे के रीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होने के पीछे ये रीजन ये है कि कंट्री के अंदर विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत सारे कंट्रीज में आप देख पाओगे आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, इंटरनल वॉर चल रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोविड-19 की दिक्कत तो थी, प्लस गरीबी बहुत ज़्यादा है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर। आप एग्जाम्पल ले सकते हो तिग्रे वाला रीजन जो एथियोपिया के अंदर है। देन फूड इनसिक्योरिटी बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिएट हो चुकी है। क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर जितनी भी ये दिक्कतें हैं, इसकी वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किया गया है इन सारी कंट्रीज़ में। अफ्रीका एक मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन मिला है, मतलब अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा ये क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग एक मीनिंग समझेंगे आखिरकार इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक सिचुएशन ऐसी जहां पर जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको उनके घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, उनको जबरदस्ती उनका घर से निकाला जाता है और कहा जाता है कि आप लोग जाकर दूसरे कंट्री में दूसरे जगह पर बस जाओ, ठीक है। कंट्री नहीं छुड़वाते हैं, उसी कंट्री के अंदर दूसरी जगह पर उनको बसने के लिए बोला जाता है, दूसरी जगह पर उनको भेजा जाता है, ठीक है। जब कंट्री के अंदर ये काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में निकाल कर भेज देता है लोगों को, उसको बोलते हैं क्या, रेफ्यूजी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, रेफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो आज के टाइम पर जब ये डिस्प्लेसमेंट होता है, कंट्री के अंदर ही बहुत सारे बवाल क्रिएट हुए जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बताई दिए, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डेवलपमेंटल, कभी कभी प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, प्रोजेक्ट लगाने पर लोगों को हटा दिया जाता है, उनके घर वर से निकाल दिया जाता है, जबरदस्ती ये काम किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया। देन उसके बाद ये रेफ्यूज से या फिर रेफ्यूजी से अलग क्यों है, मैंने आपको बताया रेफ्यूजी कौन होते हैं, शरणार्थी होते हैं, ठीक है। अगर हम रेफ्यूजी की डेफिनेशन देखें तो रेफ्यूजी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको फोर्सफुली कंट्री से निकाल दिया जाता है, कंट्री को छोड़ने को बोला जाता है कि आप कंट्री छोड़कर निकलो, दूसरे कंट्री में जाओ। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे रेफ्यूजी क्राइसिस अभी हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, म्यांमार से, और उसके बाद हम लोग देखते हैं बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजी क्राइसिस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या होता है, रेफ्यूजी क्यों है अलग, ये आप लोगों को पता चल गया। और यहाँ पर रेफ्यूजी को लेकर बहुत सारे कंट्रीज परेशान रहती हैं। मतलब कि क्या होता है, कभी एक कंट्री से लोग छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो दूसरी कंट्री में, जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, और उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है आज के टाइम पर पूरे दुनिया भर में। इनफैक्ट आज के टाइम पर आप देख पाओगे भारत के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर्स आए हुए हैं, बहुत सारे माइग्रेंट लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे माइग्रेंट लोग हैं, ठीक है। असम वाले रीजन के अंदर इसी को लेकर काफी डिस्प्यूट रहता है, एनआरसी वाला मुद्दा उठाया जाता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वाला, ये आप लोग को मालूम होगा। तो ये रेफ्यूजी होते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है प्लस ये रेफ्यूजी कौन होते हैं। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं आज के टाइम पर जो इंटरनली डिस्प्लेसमेंट पर्सन है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जब उनको कंट्री के अंदर ही जबरदस्ती उनको एक जगह से छुड़वाकर दूसरी जगह पर भेजा जाता है, तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। देखो, जो इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, बेचारे एक जगह घर पर रह रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दूसरे लोगों की वजह से आम नागरिक को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उनको यहां पर अपना घर छोड़कर निकलना पड़ता है। अब जब वो घर छोड़ के निकल रहे हैं तो उसके बाद उनको फिजिकल अटैक, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हिंसा सहनी पड़ रही है, सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। कभी कभी फैमिली मेंबर से बंदा अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की दिक्कतें ये लोग फेस करते हुए नजर आते हैं, ये आप लोग को ध्यान देना है। देन उसके बाद कभी यहाँ पे आप देख पाओगे उनके सर पे छत नहीं हो पाती, फिर उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कौन ले रहा है उनकी जिम्मेदारी, कोई नहीं ले रहा। उनको तो तुमने निकाल दिया, निकाल के बोला कि भाई दूसरी जगह पर चले जाओ, जबरदस्ती यहाँ पर काम कर दिया। अब बेचारे करीबी क्या, उनके पास इतनी पावर है भी नहीं, ठीक है, कि हाँ लड़ने बैठे हैं। तो क्या है, यहाँ पर वो लोग निकल गए, तो उसकी वजह से उनके सर पे ना छत है, ना उनको खाना मिल रहा है प्रॉपरली, ना उनको हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं। उन्होंने अक्सर ये होता है अपनी प्रॉपर्टी को वो खो देते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर अफ्रीका के अंदर काफी सारी जगह पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्राइसिस क्रिएट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप है, दुनिया भर में कौन कौन से कंट्रीज है जहां पर इस प्रकार की सिचुएशन हो रही है, जहां पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो म्यांमार के अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला है साल 2021 के शुरुआती 6 महीने के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। म्यांमार के अंदर बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। म्यांमार के बाद इथियोपिया हो गया, इथियोपिया की तो बात ही मत करो भाई, वहां पर बहुत बुरा हाल है, ठीक है। खासकर जो तिग्रे वाला, ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर तिग्रे वाला रीजन है, इसके अंदर इतना बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग दो दो दिन खाना नहीं खा पा रहे हैं, दो दो दिन में एक एक वक्त खाना मिल पा रहा है, इतना बुरा हाल आज के टाइम तक। इनफैक्ट ये बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मोजाम्बिक का भी यही हाल है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डीआरसी आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इसका भी यही हाल है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR, इसका भी यही हाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये साहिल रीजन जो पूरा है, यहाँ पर इसी प्रकार के क्राइसिस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, अंदर ही अंदर लोग को डिस्प्लेस किया जा रहा है। उसके बाद साहिल रीजन के बाद ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला एरिया के अंदर भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा है। अफगानिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर भी जो सीरिया वाला रीजन हो गया, यहाँ पर भी काफी सारे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। सीरिया के बाद येमेन हो गया, यहाँ पर भी हमेशा क्राइसिस चलता रहता है, शिया सुन्नी के बीच में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो अपने आप में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं इन कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से जो आम नागरिक है उनको किस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की। क्या भारत में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नहीं है? देखो, भारत के अंदर भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जो नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है भारत के अंदर, ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि भारत एक बहुत ह्यूज कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो डेटा इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द ग्लोबल रिपोर्ट और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020, साल 2020 की रिपोर्ट है, जिसने बताया है कि लगभग 5 मिलियन जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया गया था भारत के अंदर साल 2019 में, और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर था। मतलब भारत के अंदर भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, और भारत के अंदर कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, चाहे वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले लोगों की बात की जाए, चाहे वो रेफ्यूजीज की बारे में बात की जाए। बहुत सारे रेफ्यूजीज आज के टाइम पर भारत के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ना ही हमारे यहाँ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले लोगों के लिए है। तो आप देख पाओगे कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी दिक्कत भारत के अंदर यह है। उसके बाद भारत ने आज के टाइम पर आप देख पाओगे किसी भी कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं कर रखा है। हम लोग परमिशन नहीं देते कि कोई भी रेफ्यूजी हमारे यहाँ पर आकर रहे, ठीक है। जब कभी मजबूरी में हम लोग को परमिशन देनी पड़ जाती है कि हाँ भाई कोई भी शरणार्थी आए कंट्री के अंदर, जब शरणार्थी आते हैं तो वो फिर एक तरीके से आप कह सकते हो विवाद ही बन जाता है कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होनी चालू हो जाती है।
देन उसके बाद भारत के अंदर जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या है, रीजन क्या क्या है। सबसे पहला रीजन, ठीक है, सॉरी रेफ्यूजीज के बारे में मैंने बताया था ना, ये कॉन्वेंशन जो है ये रेफ्यूजीज के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना, ये रेफ्यूजीज के बारे में ऊपर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर चर्चा की गई है। नाउ अब वापस से आते हैं यहाँ पर भारत के अंदर जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके पीछे का फैक्टर क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है सेशनिस्ट मूवमेंट्स, मतलब कि हमारे कंट्री के अंदर ही बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अलग अलग मूवमेंट्स चल रही है। जैसे नागा मूवमेंट, नागालैंड के अंदर आप देख पाओगे लोगों की अलग ही डिमांड है, वो चाहते हैं कि हम लोग को एक अलग से जगह मिल जाए, नागलिम हम लोग को अलग से यहाँ पर कंट्री बना दें। इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स चलते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को एक तरीके से वहाँ पर भी एक तरीके से भगाया जाता है। इस प्रकार से मतलब आसाम मूवमेंट भी आप देख पाओगे, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आज के टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल आप जम्मू एंड कश्मीर का ले सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ा विवाद रहता है स्टेट फोर्सेस के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित का एक्सोडस देखने को मिला था। कश्मीरी पंडित जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर निकले थे, आपको मालूम होगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन भारत के अंदर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं, एक दूसरा रीजन है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। आज के टाइम पर देखो हर कंट्री चाहती है कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे तेजी से बढ़ जाए, तो इसमें भारत भी है। भारत भी यहाँ पर अपनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे पहली बार अचीव करना चाहता है। अब जब हम लोग को इकोनॉमिकली ग्रो होना है तो हम लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तभी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी कंट्री इकॉनमी बढ़ेगी। तो क्या है, इंडिया ने खूब इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, डैम, रोड, माइंस, पावर प्लांट्स, न्यू सिटीज़, इन सभी जगह पर इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नई नई जगहें बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को हटाया जा रहा है उनकी जगह से। तो एक रीज़न ये भी है। देन उसके बाद भारत के अंदर बहुत सारे लोकलाइज्ड वायलेंस देखने को मिलते हैं। हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ा पता है कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेकर होता है, रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट बेस्ड डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जाति के आधार पर बहुत सारे विवाद क्रिएट होते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, भारत के अंदर है या नहीं है, क्या फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात कर रहा है भारत, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, मैं आपको सारे सोर्सेज दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया गया है। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा उठाया कि भाई क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेटर है ही नहीं, कौन क्रिप्टो करेंसी को मैनेज कर रहा है कुछ नहीं पता। तो हम लोग को एक स्टेप लेना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही कोई रेगुलेटर होना चाहिए। इसके ऊपर एक स्टेप भारत ले, इसके ऊपर यह मीटिंग रखी गई, ठीक है। अभी कोई स्टेप ऐसा लिया नहीं गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बातचीत हुई है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी तो काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा में देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बैन लगाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, उसको स्ट्रक डाउन किया। मतलब आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था। आरबीआई ने बोला जो क्रिप्टो करेंसी है इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर बॉडी नहीं है, कोई भी इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना सही नहीं रहेगा। आरबीआई ने बैन लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, ऐसा कोई बैन वैन नहीं लगाएगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। भारत के अंदर वापस से चलने लगे। तो क्रिप्टो करेंसी भारत के अंदर अभी भी कोई इलीगल नहीं है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। फिर क्रिप्टो करेंसी फिर चर्चा में आती है। क्यों चर्चा में आती है? क्योंकि चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को पूरा इलीगल बोल दिया है कि भाई ये पूरी इलीगल है। चाइना ने बोला हम अपने कंट्री का खुद का क्रिप्टो करेंसी लेकर आएंगे, खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आने वाले हैं। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। एक और इंसिडेंट ये निकल कर आता है, एक कंट्री निकल कर आती है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने तो परमिशन दे दी कि भाई जो ये क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, वो इनके यहाँ पर एज अ लीगल टेंडर माना जाएगा। मतलब आप इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर काफ़ी कुछ ट्रेड व्यापार कर सकते हो, ठीक है। भारत के अंदर इसका व्यापार बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एल सल्वाडोर के अंदर यहाँ पर इसको एज अ लीगल टेंडर बता दिया गया। तो ये कुछ इंसिडेंट्स पिछले कुछ टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर हो रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के अपने आप में बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी तेज होती है, काफ़ी चीप है। सस्ती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्रिप्टो करेंसी तेज क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है ना कि कोई भी यहाँ पर इसको हैंडल नहीं कर रहा, कोई भी इसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मान लो आज आपने मान लो बैंक के थ्रू यहाँ से पैसा भेजा आज किसी को दूसरी जगह पर, तो कितना टाइम लग जाता है बैंक से यहाँ पर ट्रांसफर होने में, ठीक है।
बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी का, तो आप ट्रांजैक्शन फटाक से कर सकते हो, चुटकियों में फटाक से ट्रांजैक्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसी की, आप देख पाओगे लगातार क्रिप्टो करेंसी चर्चा में कभी कभी कोई खबर आई जाती है कभी ना कभी। तो क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे पिछले साल से लगातार काफी तेजी से जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसके जो सप्लाई है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जैसे गोल्ड है ना, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है। इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। देन उसके बाद यहां पर एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ रही है इतनी ज़्यादा कि लोग जो है उसको खर्चने से ज़्यादा स्टोर करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लोग यहां पर क्रिप्टो करेंसी को अपने आप होल्ड करना यहां पर ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, और इससे क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है क्रिप्टो करेंसी की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं आखिरकार क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे आपका एक करेंसी, जैसे आपका 2000 का नोट है, आप इसका यूज करके क्या कर सकते हो, कोई सामान ले सकते हो, ऐसी क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कोई नोट वगैरह नहीं है, आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट पड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी के तौर पर देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। इसको बनाया जाता है, इसको क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट करते हैं, माइनिंग करके। मैं आपको बताऊंगा कैसे माइनिंग की जाती है। क्रिएट करने के बाद इसको स्टोर कर लेते हैं, हम लोग रख लेते हैं। कैसे, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बना के यहां पर क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब ये मत समझना कि कोई ये लोहे का कॉइन है या कोई कॉइन स्टील का है, कोई यहाँ पर फिजिकल फॉर्म नहीं है इसकी, इसको सिर्फ नाम दिया गया बिटकॉइन और ऐसे यहाँ पर इसको शेप दे दिया गया, बता दिया गया कि हाँ भाई बिटकॉइन है। लेकिन एक डिजिटल करेंसी है, इसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको लेकर एक ट्रेड कर सकते हो। आपके वॉलेट में यह पैसा पड़ा रहेगा कि हाँ भाई पैसा दिखा रहा है, ये जो एक बिटकॉइन है ये इतने वैल्यू का है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिटकॉइन की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसकी खुद की आंतरिक कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड की अपनी वैल्यू होती है, वैसे बिटकॉइन की कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं है। प्लस इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। प्लस यहाँ पर इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है। जैसे आज के टाइम पर जैसे 2000 के नोट हो गए, ठीक है, 500 के नोट हो गए, इन सबको कौन मैनेज कर रहा है? इन सबको मैनेज करने के लिए ऊपर बॉडी बैठी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी घोटाला हुआ फटाफट आरबीआई आएगा सामने। लेकिन क्या है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आखिरकार क्रिप्टो करेंसी क्या है आप लोगों को समझ में आया, लेकिन कैसे बनती है, इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। आप लोग देख पाओगे, ठीक है। ये इस प्रकार से बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, उनके अंदर सीपीयू लगाया जाता है। सीपीयू के अंदर काफ़ी सारी पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो का एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, घर पर भी इसकी माइनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। घर पर भी माइनिंग की जा सकती है, लेकिन माइनिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर को लगातार खुला छोड़ना पड़ेगा। अपने आप यहाँ पर सीपीयू की बहुत सारी पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। क्रिप्टो का सॉफ्टवेयर आपको लॉन्च करना पड़ेगा। उसके अंदर डालने के बाद क्या है, उसको आप लोग ऐसे ही छोड़ दोगे चलता हुआ कंप्यूटर, उस पर बहुत सारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग्स वगैरह को सॉल्व की जाती है। काफ़ी लंबे समय बाद, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के बाद एक जाकर बिटकॉइन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिप्टो करेंसी इस प्रकार से माइनिंग करके निकाली जाती है। बहुत सारे लोग तो घर में भी बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से छोटा सा सेटअप लगाकर। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े बड़े हॉल्स में यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से आज के टाइम पर बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग करके उन बिटकॉइन को निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो ये यहाँ पर बताया गया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, मतलब क्रिप्टो करेंसी क्लियर हो चुकी होगी क्या होती है आखिरकार। आज के टाइम पर इसको लेकर प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, प्रॉब्लम यह है ना कि हमारी सरकार ने ये भी बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी का एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि भाई बिटकॉइन एक ऐसा वैल्यू है, आने वाले टाइम पर इसका वैल्यू खूब धमाकेदार और बढ़ेगा, ऐसा सब कुछ बताया जा रहा है। लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि लोग खूब सारा इन्वेस्ट करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो यहाँ पर सरकार बोल रही है ये गलत है, एक स्पेकुलेटिंग मार्केट है ये, बेसिकली स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है। स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कौन है, कुछ नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। किसी का कोई नाम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कौन रेगुलेट कर रहा है, कुछ यहाँ पर नहीं पता है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं रहने वाला। उसके बाद दूसरा कंसर्न क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी, मतलब कि इसका जो यूज़ है वो गलत तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि इसका यूज़ कितने बेहतरीन तरीके से फास्ट और चीप है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी इसके बारे में। तो इसका यूज़ गलत तरीके से ऐसे हो सकता है कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको बढ़ावे के लिए यहाँ पर बिटकॉइन से, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग की जा सकती है। ये आप देख पाओगे। प्लस तीसरा सबसे बड़ी कंसर्न क्या है कि भाई क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है ये बहुत तेजी से अप डाउन होती रहती है। कभी $40,000 हो गया,
कभी 65,000 यूएस डॉलर हो गया तो कभी गिरकर 30,000 यूएस डॉलर हो गया। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से, मतलब कुछ पता नहीं चलता, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़। जिसने यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी को लेकर न्यूज़ आ गई, जैसे अभी टेस्ला वाली न्यूज़ आ गई थी कि हाँ जो इलॉन मस्क है वो क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। फिर उसके बाद नहीं कर रहे हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं कर रहे हैं, फिर उसका गिर गया। तो मतलब जब भी यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ आ रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख पाओगे बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे भी लगातार देखने को मिल रही है। अब इसका एक वे फॉरवर्ड भी होगा। ये वे फॉरवर्ड क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। इंडिया के पास यहाँ पर इंडिया एक बिल के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस बिल को लेकर आया जाए और इस बिल के माध्यम से हम लोग क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ग्लोबल कॉपरेशन भी होना चाहिए, मतलब कि दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं सबको साथ में मिलकर पार्टनरशिप करनी चाहिए, सबको एक स्ट्रैटेजी लेकर चलनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को कैसे मैनेज किया जा सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है पूरा आर्टिकल बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और डिफेंस और सिक्योरिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड्स को, स्लाइड्स पे काफ़ी मेहनत की गई है। मुझे पूरा दिन लग जाता है इन पीपीटी को मेंटेन करने के लिए, तो यार एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को लाइक कर दो, एक सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वीडियो आगे भी दूसरे लोगों तक यहाँ पर रिकमेंड होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करूँ, तो 6-7 टॉपिक्स रोज़ लेता हूँ और वही काफ़ी होते हैं हमारे लिए क्योंकि वो ज़बरदस्त टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और पीपीटीज़ में आप देख पा रहे होंगे मैं कोई भी कमी आजकल छोड़ता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा के यहाँ पर पीपीटीज़ को मेंटेन करता हूँ, पूरा दिन लग जाता है मुझे इनफैक्ट यहाँ पर इसको प्रिपेयर करते करते। तो नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है सिटमैक्स 2021 के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया भारत के अंदर, सिंगापुर में और थाईलैंड में, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज़ के लिए पार्टिसिपेट किया है और आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है क्योंकि इसके अंदर 3 कंट्री है, इसी वजह से इसको ट्राइलेटरल बोला गया है। तो आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस आर्टिकल को रिलीज किया था। तो हाल ही में लगभग जो 3rd एडिशन है ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज का, जहां पर सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड इन तीनों के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है, तो ये एक्सरसाइज अंडमान सी में हुई है, इंडियन ओशन में ही, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये जो सिटमैक्स एक्सरसाइज है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये जो एक्सरसाइजेस को हर साल कंडक्ट किया जाता है और इसको अनाउंस किया गया था भारत के अंदर कब, एक डायलॉग चल रहा था शांग्री ला डायलॉग जून 2018 में, तभी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। और इस एक्सरसाइज का जो पहला एडिशन है इसको होस्ट किया था भारत की नेवी ने, ठीक है। और इसको हमने पोर्ट ब्लेयर पर कंडक्ट किया था साल 2019 में। फिर साल 2020 में भी ये एक्सरसाइज हुई थी जहां पर सिंगापुर ने इसको होस्ट किया था। अब जो 2021 वाला जो एडिशन है इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है थाईलैंड। एक्सरसाइज कहां पर हो रही है, अंडमान सी में हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस एक्सरसाइज का मेन मकसद क्या है, इसका मेन एम क्या है, एम है ताकि इन तीनों कंट्रीज़ के जो भी रिलेशंस है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को मजबूत किया जा सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर जो मेन फोकस है दोनों कंट्रीज़ का जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। प्लस भारत का एक विजन है यहाँ पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ ये नजर आता है। मतलब कि ये वाला रीजन आप देख पाओगे, इंडो पैसिफिक वाला रीजन ये है, ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो इस ओशन के अंदर आप देख पाओगे इंडिया यहाँ पर ही हो गया, सिंगापुर नीचे और फिर उसका थाईलैंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज मिलकर इसी जगह पर ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही हैं जिस वजह से इस एरिया को और ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा, इस एरिया को और ज़्यादा सिक्योर रखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। भारत और थाईलैंड के बीच में और भी बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि एक होती है मैत्री, ये दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में होती है। उसके बाद सियाम भारत, ये दोनों कंट्रीज़ के एयरफोर्स के बीच में होती है। फिर उसके बाद एक होती है इंडो थाई कॉर्पेट, ये दोनों कंट्रीज़ के नेवी के बीच में होती है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से भारत और सिंगापुर के बीच में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक एक्सरसाइज होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये दोनों की आर्मी के बीच में होती है। दूसरा होता है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, ये दोनों की एयरफोर्स के बीच में होता है। फिर होता है सिम्बैक्स, ये दोनों के नेवी के बीच में होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। और जहां पर इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर तीनों साथ में है, वो कौन सी एक्सरसाइज है, वो है सिटमैक्स। तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है कोविड-19 ब्लो टू डायबिटीज़ केयर। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे डायबिटीज़ को लेकर कि आने वाले टाइम पर डायबिटीज़ की दिक्कत और बढ़ने वाली है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट है जहाँ पर बताया गया है अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आपको डायबिटीज़ के देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम पर ये केसेस डबल होने वाले हैं। तो हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग दी है कि जो डायबिटीज़ के केसेस हैं अफ्रीका के अंदर वो लगभग 2045 तक 55 मिलियन तक ये केसेस हो जाएंगे, ऐसा यहां पर रिपोर्ट बताती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंक्रीमेंट की तो साल 2021 से इसको कंपेयर करें तो 134% से इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा, ये यहां पे बताया गया। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है कोविड की वजह से, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं लोगों की डेथ हुई है जिनको पहले से डायबिटीज़ भी था। मान लो जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, उनको कोई प्रॉब्लम डायबिटीज़ को तो देखने को मिल रही है, अगर कोई और बीमारी आती है तो उन लोग की डेथ सबसे ज़्यादा होती है, ये भी बताया गया। फिर उसके बाद एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना, डायबिटीज़ की बात हो रही है तो एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब? हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। आखिरकार क्या है ये? एक बीमारी है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक दूसरे से फैलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डायबिटीज अपने आप में एक बहुत खतरनाक बीमारी आप कह सकते हो, इंसान की जान तक चली जाती है इस बीमारी में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इस बीमारी में, जो हमारा पेंक्रियास होता है वो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। मतलब कि दो प्रकार से होती है, एक डायबिटीज तब होता है जब हमारा जो पेंक्रियास है वो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और दूसरी यहाँ पर डायबिटीज कब हो जाती है जब हमारा बॉडी अच्छे से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। कहोगे ये क्या समझ में, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो समझ में अब आएगा, इसको अच्छे से देखो। इस मैप में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारा पेनक्रियास है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पेनक्रियास है ये एक इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब ये इंसुलिन क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आपके बॉडी ने यहाँ पर आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ये एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कुछ खाना खाया, ये आपका स्टमक रहा। आपने खाना जब खाया तो आपका जो खाना है वो स्टमक में क्या हो रहा है, वो ग्लूकोज में बदल रहा है। ठीक है, ग्लूकोज में बदलता है, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है ना, ग्लूकोज में चेंज होने लगता है। तो इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर लेवल को ज़्यादा या कम जब शुगर लेवल होता है, बढ़ता घटता है, तो उस को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है इंसुलिन। और ये इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, वो करता है पेनक्रियास। पेनक्रियास हम लोग को इंसुलिन देता है और ये इंसुलिन हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, और इंसुलिन क्या काम करता है, जो एक तरीके से रेगुलेट करता है हमारे ग्लूकोज लेवल को, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डायबिटीज जो है ये दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। अब टाइप 1 वाले के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब पेनक्रियास फेल हो जाता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि ये जो आपका पेनक्रियास है, मैं आपको एक थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर करके समझाता हूं। मतलब कि यहां पर जो ये पेनक्रियास है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। आपने जो खाना खाया, अब ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, उसको यहां पर ये इंसुलिन मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर बन ही नहीं रहा है। पेनक्रियास आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन को बना ही नहीं रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होगा, शुगर लेवल कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, ये यहां पर हो गया, इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, यहां पर ये सबसे कॉमन वाली टाइप 2 होती है, ज्यादातर लोगों को टाइप 2 वाला डायबिटीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है, मतलब कि जो आपका जो बॉडी कह रहा हूं, आपको जो पेनक्रियास है ये इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उस इंसुलिन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, उस इंसुलिन का अच्छे से यूज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं। आई होप आपको टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया होगा। तो टाइप 1 तो बहुत कम ही लोगों के अंदर होता है, लेकिन जो टाइप 2 वाली बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब बहुत सारे लोगों के अंदर इंसुलिन, टाइप 1 वाली बीमारी आपको देखने को मिलेगा, इंसुलिन की कमी है, तो उनको एक इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उनके बॉडी के अंदर वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ें आगे सही से चलने लगेंगी। ठीक है, ये आप देख पाओगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, टाइप 2 क्या होती है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंदर डायबिटीज़ को लेकर क्या सिचुएशन है। तो भारत के अंदर अगर बात करें डायबिटीज़ की, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर। आज के टाइम पर हमारी 8.7% डायबिटिक पॉपुलेशन है जिनको डायबिटीज़ है, और अगर उनकी एज की बात करें तो 20 से लेकर 70 साल तक के उम्र के बीच में यहाँ पर ये डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन डायबिटीज़ एटलस करके देखने को मिलेगा।
2019 में इन्होंने यहाँ पर इंडिया को 10वें रैंक पर रखा है। दुनिया भर में टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया आता है अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो, ठीक है। तो आज के टाइम पर डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आज के टाइम पर लोग शहर में ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अनहेल्दी डाइट चल रही है, शहर में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना मिल रहा है, अनहेल्दी डाइट चल रही है, टोबैको का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देन उसके बाद बात करते हैं दुनिया भर की सिचुएशन। ये तो हमने बात करी इंडिया की, इंडिया के अंदर डायबिटीज़ का क्या बर्डन है। नाउ बात करें दुनिया के अंदर, ये तो हमने इंडिया की बात करी है, बात करते हैं दुनिया के अंदर। तो आज के टाइम पर दुनिया भर की लगभग 6% तक जो पॉपुलेशन है, 420 मिलियन के आसपास की अगर हम बात करें, वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है। उनको टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज के टाइम पर ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया है, और लेकिन तब भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर ये बीमारी और बढ़ती हुई नजर आए। और इन सब चीज़ों के अंदर अगर बात करें कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको सबसे बुरा अफेक्ट हुआ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बुरा हाल है डायबिटीज़ को लेकर। लगभग एस्टिमेटेड 24 मिलियन जो पीपल हैं, ठीक है, आज के टाइम पर वो डायबिटीज़ में जी रहे हैं अफ्रीका के अंदर। साल 2021 का डेटा है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बातचीत की गई है रीओपनिंग करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। तो जो हमारी सरकार है वो अब यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर को वापस से खोलने वाली है। इस कॉरिडोर को साल 2020 में बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से। अब देखो 19 नवंबर को गुरु पर्व मनाएंगे, तो गुरु पर्व से पहले यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाए। तो सरकार इसके ऊपर अब यहाँ पर एक स्टेप उठा रही है। बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर क्या है। देखो करतारपुर कॉरिडोर एक कॉरिडोर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है 2 गुरुद्वारों के साथ में। ये जो कॉरिडोर है ये अपने आप में 2 कंट्रीज़ के बीच में है, और ऐसी कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान जिनके रिलेशन अपने आप में काफ़ी खराब है। आपको पता होगा एक से एक बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं 2019 के बाद से। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट स्ट्राइक देखने को मिला, हमने आर्टिकल 370 हटाया। मतलब रिलेशन काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के। पाकिस्तान यहाँ पर अपने रिलेशन को भारत के साथ सुधारना चाहता ही नहीं है। इनफैक्ट एक बार को भारत तो यहाँ पर देख ले कि हाँ एक बार रिलेशन हमारे सही हो जाएं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल भी रिलेशन को मेंटेन नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में करतारपुर कॉरिडोर आता है। तो करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट करता है 2 जगह को। मैं आपको डायरेक्ट कॉरिडोर दिखाता हूँ। ये आपको इंडिया का मैप नजर आ रहा होगा। इसमें ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की साइड, इधर आपको ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नजर आएगा, ठीक है। इस बॉर्डर के इधर इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अंदर ये पंजाब वाला एरिया है, पंजाब के अंदर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है ये वाला। अब उसके ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के पार कौन सा कंट्री है, तो बॉर्डर के पार पाकिस्तान है। यहाँ पर रावी रिवर आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर ये गुरुद्वारा है करतारपुर गुरुद्वारा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और पंजाब के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर। तो क्या है, इन दोनों गुरुद्वारों को कनेक्ट किया जा रहा है। भारत के अंदर जो गुरुद्वारा है उसका नाम है डेरा बाबा नानक। तो जो इंडिया के अंदर पंजाब में डेरा बाबा नानक है, नानक वाला गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे को एक कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और जो ये कॉरिडोर है ये डायरेक्टली यहाँ पर पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा से कनेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से इसको करतारपुर कॉरिडोर बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है इसको हमने बनाया था 12 नवंबर 2019 में। तब हमने गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। उसी अवसर पर हमने इस करतारपुर कॉरिडोर को भी बनाया। गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो करतारपुर गुरुद्वारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करतारपुर गुरुद्वारा के अंदर गुरु नानक देव जी ने अपने लाइफ के आखिरी 18 साल वहां पर बिताए थे। इस वजह से सिख लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करतारपुर गुरुद्वारा, और इसी वजह से यहाँ पर कॉरिडोर को ओपन करने की बातचीत की गई है। क्योंकि अभी 19 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं गुरु पर्व। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर। लास्ट आर्टिकल अगेन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सॉरी एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने इकोनॉमी भी लगा दिया, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात की गई है वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। तो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। हुआ क्या है, हाल ही में 21 ट्रैकर्स है पहाड़ पर चढ़ाई करने गए थे, लेकिन अभी यहां पर इनकी डेथ हो चुकी है। कहां पर? लमखागा पास ट्रैक पर। क्योंकि यहाँ पर इनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं थी वेदर फोरकास्टिंग को लेकर कि हाँ मतलब एक वेदर का अनुमान नहीं था कि वेदर कैसा होगा वहाँ पर। तो लमखागा पास अपने आप में एक बहुत ऊंची जगह है, ठीक है। जो गढ़वाल हिमालय है उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचाई पर आपको लमखागा पास देखने को मिलेगा। वहाँ पर लोग गए थे, वहाँ पर उनकी जान गई है। अब यह आर्टिकल आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो आखिरकार वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे। आप इसके नाम से समझ गए होंगे, मतलब जो हमारा मौसम होता है उसका एक अनुमान लगाना, वेदर का प्रेडिक्शन करना कि कल कैसा वेदर होने वाला है। तभी तो आपको पता होगा आईएमडी बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर आता है कि कल कैसा वेदर होगा।
इसको लेकर बहुत सारे अनुमान लगाता है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, इसको कैसे पता लगाया जाता है, वेदर का अनुमान लगाया जाता है, वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है, उसके ऊपर स्टडीज करी जाती हैं। ठीक है, तो वेदर के प्रेडिक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग इसको कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि कल किस प्रकार से मौसम होने वाला है। अब वेदर फोरकास्टिंग की जरूरत क्यों है हम लोग को, पहली चीज आपको यह याद रखना है, मिलिट्री पर्पज के लिए। देखो कोई कहीं मान लो जंग चल रही है, ठीक है, तो जंग के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पता होना चाहिए कि वेदर कैसा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो चांसेस है हमारे वॉर जीतने के वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। उसके बाद लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, मान लो कहीं बारिश आने वाली है, कहीं बाढ़ आने वाली है, ठीक है, कहीं पर बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, तो उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करके बताया जा सके कि हाँ भाई यहाँ पर कल साइक्लोन आने वाला है, लोगों को हटाओ वहाँ से, और चीज़ें जो भी खराब होने वाली चीज़ें हैं, जो भी नष्ट होने वाली चीज़ें उनको बचाया जा सके। इससे हम लोग नुकसान को कम से कम कर सकते हैं, तो अपने आप में फ़ायदा है इसके लेकर। उसके बाद फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फार्मर्स को एक अच्छी सी कंडीशन बताएगा वेदर की, वेदर की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से जो फार्मर्स अपनी फार्मिंग को एडजस्ट करते हुए नजर आएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे, तो फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है, मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को पता ही नहीं कि भाई वेदर कैसा है, मान लो वेदर खराब होने वाला है। अगर एयरपोर्ट को पहले से, मतलब एयरक्राफ्ट वाले को पहले से पता होगा कि हाँ भाई वेदर काफ़ी खराब होने वाला है, ऊपर जाना सही नहीं रहेगा, तो एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बच जाएंगे सब लोग, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से टूरिस्ट के लिए भी होता है, टूरिस्ट को एक गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई इस एरिया को विजिट करना है, इस एरिया को विजिट नहीं करना है। तो वेदर फोरकास्टिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी काफ़ी हद तक हम लोग को ज़रूरत भी है। लमखागा पास कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ही ऊपर वाले रीजन पर आपको लमखागा पास देखने को मिलेगा, या आप इसके बारे में मैप में देख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के मेथड के ऊपर। पहला क्वेश्चन तो आएगा कि हम लोग वेदर को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। भाई हम लोग सैटेलाइट की मदद लेंगे। आज के टाइम पर इतने एडवांस हो चुके हैं, हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स को अपने अंतरिक्ष में भेज रखा है। हम लोग क्या करते हैं, उसी सैटेलाइट की मदद से डेटा निकालते हैं, रियल टाइम एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ विजुअलाइजेशन पिक्चर्स आती हैं, जिसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर वार्निंग सेंड करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेदर को कैसे फोरकास्ट किया जा सकता है। वेदर को फोरकास्ट करने के लिए हम लोग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट के दिए हुए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अब आज के टाइम पर वेदर फोरकास्टिंग को लेकर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। देखो प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी इसके अंदर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी सेट हो जाती है। मान लो यहाँ पर ओशन करंट के अंदर जो पानी का बहाव है, उसके बदलाव की वजह से कभी कभी जो हमने सेट किया है मामला, वो उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, हमेशा वेदर फोरकास्टिंग सही नहीं जाता, ये आप लोग को ध्यान देना है। ये हम लोग का एक अनुमान लगाया हुआ होता है, हम लोग का एक प्रेडिक्शन होता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो नेचर है, ठीक है, वो चीज़ें बदल भी जाती हैं, तो कभी हमेशा अनुमान ये सही नहीं होता है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, इसमें ये चीज़ बताई गई। ये हमारे कल वाले आर्टिकल थे, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर स्किप करना है। और आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर समझा दिए हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।